इनके साथ सही से जो है एक्टिवेट नहीं हो पाती, ये सही से जो है अपना काम धाम नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक मेलाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें मेनली है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब बात करते हैं हमें, अब है क्या कि हमें कम मात्रा में जो खाना चाहिए वो हम लोग ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। जैसे आज फैट, तेल, चीनी, नमक कम मात्रा में आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, मगर आज देखा जाए कोई भी चीज है वहां पे आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा सुगरी होता है, बहुत ज्यादा फैटी होता है। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में एक या दो बार लेना चाहिए, लेकिन आज देखा जाए कि उसमें भी बहुत ज्यादा तल भून के बहुत सारी चीजें हम लोग इंटेक कर रहे हैं। लेकिन आज देखा जाए हम लोग बहुत ही रेयर केस में लोग क्या करते हैं, पर डे फल खाते हैं। फाइबर तो आज देखा जाए हमारे खाने से पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ हमें डेली इंटेक करना चाहिए। उसमें भी अगर बात करें तो हम लोग जो भी खान पान कर रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रेनिंग में लास्ट टाइम बता चुके थे कि बहुत सारा पेस्टिसाइड और बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होने के कारण उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पूरी तरह से आउट हो चुका है। अब देखा जाए तो एक नॉर्मल भूख होती है कि इमोशनल भूख होती है। जो नॉर्मल भूख होती है यह धीरे 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 बढ़ती रहती है। इसमें आप किसी भी तरह का हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं। जब पेट भर जाता है तब आप खाना बंद कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप बाहर का जितना भी फास्ट फूड या कुछ भी ऐसा खा लीजिए, तब आपका पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक हम लोग पूरे तरह से दाल चावल सब्जी रोटी कंप्लीट भोजन को नहीं इंटेक करते हैं। दूसरा हमारा इमोशनल भूख होती है, अचानक लगती है। जैसे ही हम खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई खा लेते हैं या कुछ भी बाहर की स्वीट्स, बर्गर एंड पिज्जा इधर की ओर हम लोग मुड़ जाते हैं। इसमें ज्यादा फैट होता है। शुगर वाला खाने खाने के मन करता है जब हमें इमोशनल भूख होती है। और इमोशनल भूख में होता है कि पेट भरा होने के बाद भी खाने की इच्छा होती है। अब आगे की जो ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ये आपको जल्दी कहीं आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा, ना आपको जल्दी कोई एमबीबीएस डॉक्टर गाइड करेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम है और वो लीवर की दवा भी कर रहा है, साथ में वो डेली ड्रिंक भी कर रहा है, क्या लीवर की दवा काम करेगी? शायद नहीं काम करेगी, और उसका असर जो होगा वो और गलत हो जाएगा। वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो उसको हम लोग जानने के पहले आज हम लोग समझते हैं ये हाई जीआई क्या होता है। हाई जीआई का मतलब हर खाने का, हर खाद्य पदार्थ का एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनको हम लोग अपना डायबिटीज का सेट तो दे देते हैं मगर उनका चार्ट नहीं बनाते हैं। तो सेम एज इट इज वैसे ही हो जाएगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया लीवर खराब है और साथ में ड्रिंक भी कर रहा है, तो हमने क्या किया, उसको अपना डायबिटीज का सेट भी चला दिया और साथ में वो हाई जीआई फूड भी इंटेक कर रहा है, तो जल्दी उस पर असर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हाई जीआई और लो जीआई के बीच कंपेयर कर लेंगे और समझ लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग उस पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि जो कुछ भी खान पान आप करते हैं उसमें कौन सा खाना आपको खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है। जैसे हाई जीआई क्या होता है, इस कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका कुछ ना कुछ ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। और ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ जैसे ही हम उसको इंटेक करेंगे तो वैसे ही वो ब्लड में शुगर लेवल अपना घोलना चालू कर देगा। अगर वो हाई जीआई है, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ जिसका जीआई इंडेक्स ज्यादा है, तो क्या करेगा, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको स्पीड से बढ़ाएगा। जिसमें आपका ब्रेड है, पास्ता नूडल्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, केरियल्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, एनिमल प्रोटीन है, आलू है, चावल है, कद्दू है, ये वो खाद्य पदार्थ है जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई है। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको चावल और आपको आलू ये सारी चीजें आपको अवॉइड कर देनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, चलो डॉक्टर ने चावल के लिए तो मना किया है लेकिन वो कद्दू को खा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया, चार पांच चीजों का नाम तो बता दिया मगर कुछ स्पेसिफिक चीजें जिनके बारे में वो नहीं बताता। तो हम लोग क्या, अभी मैं आपको चेक करके, या तो आप लोग खुद ही मोबाइल पे चेक करिएगा, सभी लोग एक डालिएगा कद्दू का जीआई कितना है। मुझे अपने गूगल पे आप चेक करके बताइए कि कद्दू का जीआई कितना है। अभी आप गूगल करिए और फटाक से मैसेज करिए। कौन सबसे पहले कौन करता है फटाक से मैसेज, आप देखते हैं। तो अभी आप गूगल खोलिए और डालिए कद्दू का जीआई कितना है।
या मैं ही चेक करके आपको दिखा देता हूं। 75। भारत चंद्रा जी ने 75 की। अब आप डालिएगा शुगर का जीआई कितना है, चीनी का। फटाक से दूसरा सर्च करिए कि चीनी का जीआई कितना है। और ये वो चीज मैं बता रहा हूं जो जल्दी आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बताएगा। जो चीनी हम लोग खाते हैं उसका जीआई कितना, 63। यानी कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि कद्दू ज्यादा खतरनाक है हमारे शुगर की अपेक्षा। तो अब हम यहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति को हम लोग डायबिटीज के बारे में गाइड करेंगे तो उसका एक चार्ट बना देंगे कि वो खाद्य पदार्थ देना है जिसका लो जीआई हो। तो क्या करना है, एक लिस्ट बना के दे देना है कि भैया तुम जो कुछ भी खाओगे उसका एक बार जीआई चेक कर लेना। अगर उसका जीआई 45 के नीचे है तो वही खाना आपको खाना है। अदरवाइज आपको दवा जल्दी काम नहीं करेगी। आप कितना भी दवा करा लो, आप डिस्टर्ब रहोगे, आपका ब्लड शुगर लेवल जल्दी डाउन नहीं होगा। आप हमेशा एलोपैथ ही खाते रहोगे, कुछ दिन बाद आप इंसुलिन में आ जाओगे। यानी आपने नोटिस किया कि हमें जानकारी नहीं थी कि आखिर जीआई के बारे में, तो उसको हम लोग दवा भी चला देते थे, साथ में वो हाई जीआई फूड भी इनटेक करता था। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाई जीआई और लो जीआई फूड के बीच डिफरेंस हम लोग समझ के उसको गाइड कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अब है क्या, आगे हम समझेंगे। तो हाई जीआई और लो जीआई आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि हाई जीआई वो खाद्य पदार्थ हैं जो तुरंत ब्लड में शुगर लेवल घोल देते हैं, और लो जीआई क्या होता है, धीरे 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 हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल घोलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो व्यक्ति को इनटेक करना है और कौन सा नहीं इनटेक करना है। अब बात करते हैं कि इसके एक और हमारा ऑर्गन है, पैंक्रियाज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इसके दो काम मेनली हैं। एक तो ये जो है आपका एक्सोक्राइन काम है, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन। ये क्या करता है कि पैंक्रियाज हमारा जो भी हम लोग खान पान करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और साथ में ये दो हार्मोन्स भी निकालता है। पहला जो हार्मोन है इंसुलिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है आपका ग्लाइकोजन। अब इंसुलिन का काम क्या है वो भी हम आगे समझ लेते हैं। इंसुलिन या यकृत मांसपेशियों वसा ऊतकों में कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने और इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने का कारण बनता है। यह लीवर मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है। इंसुलिन वसा को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने से भी रोकता है। दूसरा, इंसुलिन की अनुपस्थिति में या ऐसी स्थितियों में जहां इंसुलिन कम होता है, ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं होता है और शरीर ऊर्जा के रूप में वसा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इंसुलिन शरीर की अन्य प्रणालियों को भी नियंत्रित करता है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर इसके कई एनाबॉलिक प्रभाव होते हैं। अभी मैं इसको आपको देसी भाषा में समझा दूंगा। अब बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कोई बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक मतलब जो भी हम लोग खान पान खाते हैं उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन करने की के प्रोसेस को मेटाबॉलिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब ये ऊर्जा के रूप में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होता तो इसी बीमारी को हम लोग डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं, और इसको क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मीन्स ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होना, और एसोसिएट विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। अब ये दो कारण से हो सकता है। एक तो एब्सोल्यूट, यानी एकदम जो है इंसुलिन का ना निकलना। दूसरा, इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन होता क्या कि कम निकल रहा है, या हमारी जो सेल है वो रजिस्ट कर जा रही है। अभी इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं हिंदी लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में। अब होता क्या है कि डायबिटीज कॉज ए लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसफंक्शन एंड फेल्योर ऑफ वेरियस ऑर्गन। डायबिटीज क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म डैमेज करता है और हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उसको डिसफंक्शन करता है और कभी कभी फेल्योर भी हो जाते हैं। अब इस ये आया कहां से है डायबिटीज का, जो डायबिटीज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर शिफॉन। शिफॉन एक वर्ड है जिसको जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ये इसका जो अर्थ है कि लॉट ऑफ यूरिन्स,
यानी बहुत सारी यूरिन की मात्रा बनना। द सेकेंड टर्म मेलाइटिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेल विच मीन्स हनी एंड वॉज यूज बिकॉज द यूरिन वॉज स्वीट। यानी ये जो सेकंड मेलाइटिस जो टर्म्स है, ये लैटिन वर्ड मेल से आया, इसका मतलब है हनी, एंड वॉज यूज्ड बिकॉज द यूरिन वॉज स्वीट। यानी इस दौरान क्या होता है, जो पेशाब होता है उसमें आप देखेंगे कि चींटे लग जाते हैं, जिसके कारण से इसको स्वीट बोला जाता है, हनी। तो यानी डायबिटिक मेलाइटिस है, जो डायबिटीज वर्ड है वो शिफॉन ग्रीक वर्ड से आया है, लॉट ऑफ यूरिन। और जो मेलाइटिस वर्ड आया वो मेल नामक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है हनी यानी स्वीट। अब अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इंडियन डायबिटिक स्टडी सेंटर ने क्या बोला है कि 63 मिलियन पीपल विद डायबिटीज, यानी अभी प्रेजेंट के समय में अगर बात करें, 63 मिलियन कहीं ना कहीं लोग डायबिटिक मेलाइटिस से या टाइप 1 या टाइप 2 से जूझ रहे हैं। इंडिया रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद पूरे दुनिया में अगर नाम है तो वो भारत का ही है डायबिटिक के पेशेंट के मामले में। और ये 2030 तक 100 मिलियन क्रॉस होने की संभावना है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल विद डायबिटीज 90% ऑफ टाइप 2 एंड 10% ऑफ टाइप 1, जिसमें अगर बात करें 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है। दूसरा 10% लोग टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस से कहीं ना कहीं प्रभावित है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, तो अब मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में क्लियर कर देता हूं कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, क्या मेरा वीडियो दिख रहा है? तो जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया और जैसे ही खाना हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पर हमारा जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स होता है वो इंसुलिन को पैंक्रियास को बोलता है कि भैया इंसुलिन निकालो। तो इंसुलिन क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में आप पहुंचता है, तो क्या करता है, ब्लड में जितना भी हमारा जो भी खान पान किए थे, तो जितना भी आप देखेंगे शुगर लेवल, वो क्या करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम से निकाल के हमारे सेल में इकट्ठा कर देता है। अब जैसे आप देखे होंगे जब नदी में बाढ़ आती है, तो नदी में बाढ़ आने के बाद क्या होता है, जितना भी उसका कचरा होता है वो सब समेटते हुए साइड साइड इकट्ठा कर देता है। तो सेम एज इट इज हमारा क्या करता है इंसुलिन, जो भी हम लोग खान पान खाते हैं तो तुरंत क्या करता है धीरे, अगर हाई ग्लाइसीमिक फूड है तो तुरंत हमारे ब्लड शुगर में हाई एक्स्ट्रा हो जाएगा शुगर लेवल, अगर लो ग्लाइसीमिक है तो धीरे धीरे घोलेगा। अब उसी दौरान हमारा इंसुलिन का क्या काम है, जितना भी आप देखेंगे एक्स्ट्रा है वो सब समेट के ले आ जाएगा और हमारी बॉडी की सेल में इकट्ठा कर देगा। और ये होगा क्या, ये होगा कार्बोहाइड्रेट, जो आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे, आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की वजह से करते हैं, वही सेल हमारी उस कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करती है। अब यहां पर होता क्या है कि आज हम लोग बार बार हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं, तो बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है कि बीटा सेल्स इसमें वीक पड़ जाती है कि बार बार उनको इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पहली कंडीशन हो गई कि हमारा इंसुलिन कम बनना शुरू हो गया, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा। दूसरी कंडीशन हो गई कि बार बार जो इंसुलिन निकलने से जो हमारा सेल है वो रजिस्ट कर जाता है कि भैया मैं अपना जो है इसके साथ जो है ब्लड शुगर को बाउंड नहीं करूंगा, बार बार जो है इसको नहीं दूंगा। तो हमारी सेल क्या करती है, इंसुलिन को रजिस्ट कर देती है, यानी देती ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ होता है। अब इस दौरान होता क्या है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलनी थी बॉडी को, वो तो रजिस्ट कर गया या इंसुलिन कम बना, तो जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ। तो बॉडी को तो डेली काम धाम करना ही है ना। तो बॉडी का जो हमारी सेकंड जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है फैट। अब बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी से जो फैट होगा उसी का इस्तेमाल करना चालू कर देगी। इसलिए आप देखे होंगे डायबिटिक पेशेंट का वेट बहुत तेजी से डाउन होता है, उसका फैट बहुत तेजी से गलता है। उसका यही कारण है कि हमारी बॉडी उसकी बॉडी का फैट इस्तेमाल करना चालू कर देती डेली काम धाम के लिए। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलिए देखिए, यहां पर टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन इंसुलिन जो होता है वो एक भी नहीं बनता है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा ऑटो इम्यून भी काम करता है और आइसोलेट सेल डिस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं हमारा जो बीटा सेल्स है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक भी इंसुलिन नहीं बनता है। इस दौरान होता क्या है, टाइप 1 में लोग
बाहर से इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन या तो कम बनता है, दूसरा या तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो रजिस्ट कर जाती हैं। अब इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 2। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से नहीं लेना पड़ता है। अब ये जो है इसका पूरा चार्ट है। स्टमक एंड स्टाइल ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इन फूड टू ग्लूकोज। जो भी हम लोग खान पान खाते हैं, जो मैंने 6 बेसिक चीज बताई थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज मींस ऊर्जा। और ग्लूकोज क्या करता है, जैसे ही टूटता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है। ये सेकंड वाले में आप देख रहे होंगे। अब जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में इंटर हुआ तो हमारा जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो पैंक्रियाज को बोलता है कि भैया अब इंसुलिन निकालो, और इन जो ग्लूकोज हमारा बढ़ा हुआ है इनसे बाउंड करके ग्लूकोज समेट के ले आके बॉडी के सेल में इकट्ठा कर दो। तो पैंक्रिया, ये आप देख रहे होंगे चौथे बार, द पैंक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन बट इन टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी रेजिस्टेंट टू इट सेल्फ है। और 5वें नंबर पे आप देखेंगे द ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर द बॉडी सेल्स इफेक्टिवली, इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। और छठवां देखेंगे ग्लूकोज बिल्ड अप द ब्लड स्ट्रीम डैमेजिंग ब्लड वेसल्स। अब आप नोटिस करेंगे यहां पर जो छठवां पॉइंट दिया हुआ है कि हमारा देखेंगे जितना भी डायबिटिक पेशेंट है वो आगे चल के क्या करता है कि वो बीपी के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करता है कि जब बढ़ा हुआ ग्लूकोज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड वेसल्स है उनको डैमेज कर देगा। अब ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा तो हार्ट पेशेंट या बीपी का पेशेंट आगे चल के वो पक्का हो जाएगा। उसका यही कारण है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ, ग्लूकोज ज्यादा आ चुका है हमारे ब्लड में। अब यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस। तो टाइप 1, जो डायबिटिक टाइप 1 जो होता है वो यंग एज में मोस्टली होता है, नॉर्मल बीआई में होता है, ऐसा व्यक्ति नॉट ओबीज होता है। और ऐसे लोगों को अगर चेक करेंगे तो कोई इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, और इसका जो सिम्टम होता है बहुत चंद वीक के लिए होता है। और इंसुलिन इस दौरान जो टाइप 1 में रिक्वायर्ड होता है। टाइप 2 में क्या होता है, ये मिडिल एज में होता है, खान पान के कारण होता है, फैमिली हिस्ट्री के कारण होता है, ओवरवेट होने के कारण होता है। और इसका जो सिम्टम होता है ये कभी कभी जो है मंथली, 1 मंथ तक लगातार रहेगा, या ईयरली भी लगातार सिम्टम देना शुरू कर देगा। डू नॉट प्रेजेंट विद डायबिटिक कोमा, इंसुलिन नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड। इस दौरान इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होता। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या, तो कुछ ऐसी मेडिकेशंस है, रेस है, भागम भाग वाली जिंदगी है, हाइपर टेंशन है, स्ट्रेस है, और 65+ एज के कारण, इनएक्टिव के कारण, लगातार एक ही जगह पे बैठे रहने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर लोगों को होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, एंड फैमिली हिस्ट्री, ये सारे जो है डायबिटीज के रिस्क फैक्टर हैं। अब सिम्टम इसके क्या है तो इसको आप समझ लीजिएगा। अगर इस दौरान होता क्या, जब उसका डायबिटिक मेलाइटिस उसको हो जाएगा तो उसको ब्लरी विजन हो जाएगा, धुंधला दिखना चालू हो जाएगा। अब इस दौरान क्या होगा, इंक्रीज थ्रस्ट और द नीड टू यूरिनेट। अब ये प्यास क्यों लगती है कि ब्लड में शुगर लेवल तो बढ़ गया है, तो बॉडी क्या करती है, ज्यादा पानी की मात्रा की डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि ब्लड को पतला करना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस दौरान प्यास ज्यादा लगेगी, और प्यास ज्यादा लगेगी तो पेशाब भी व्यक्ति ज्यादा करेगा। फीलिंग टायर्ड और अब कार्बोहाइड्रेट का वो प्रयोग तो नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज का जो उसकी बॉडी में है, तो इस दौरान व्यक्ति की ऊर्जा में कमी आ जाएगी और इल सा उसको फील होगा। रिकरिंग स्किन, गम और ब्लैडर इंफेक्शन, इस दौरान स्किन की प्रॉब्लम, ड्राई एंड इची स्किन, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होता है वो भी मैं बता दिया कि बॉडी फैट का इस्तेमाल करना चालू कर देती है। स्लो हीलिंग कट्स और बरीज, कहीं भी आप देखेंगे घाव अगर हो जाएगा तो उसको भरने में वक्त लगेगा। और इस दौरान होता है कि टैंगलिंग फीट, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट और टैंगलिंग फीट, पैरों में कहीं ना कहीं उसको सेंसेशन आना कम हो जाएगा और टिंगलिंग फीट की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये वो कारण है, पॉली कमीज, कई बार यानी अत्यधिक पॉलीयूरिया में से पेशाब बार बार जाना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, वेट लॉस होना, ये वो सारे कारण है जो डायबिटिक मेलाइटिस में होता है। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी खाली पेट उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है।
पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर खाना खाने के बाद चेक करना है। HbA1c इसके द्वारा जो चेक कर लेना, लिपिड प्रोफाइल के द्वारा चेक कर लेना है। लेकिन मोस्टली अगर बात करें HbA1c, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम लोग फास्टिंग और खाना खाने के बाद दोनों टाइम हम लोग चेक कराते हैं। अब होना कितना चाहिए? तो अगर 110 के नीचे है तो समझ लीजिए व्यक्ति नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 110 से 126 के बीच आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच चुका है। उसको तुरंत अपना खान पान में परिवर्तन कर देना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना चाहिए, योगा, एक्सरसाइज या वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर वो 126 के ऊपर पहुंच जा रहा है उसका, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पेशेंट पूरी तरह से डायबिटिक मेलाइटिस में हो चुका है। और HbA1c ये टेस्ट में कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना है कि 3 दिन तक नॉर्मल खाना खाना, उसके बाद ये टेस्ट कराना है। और 8 से 10 घंटे कुछ भी नहीं खाना है चेक कराने के पहले। अगर 4 से 6 के बीच में आपका HbA1c का लेवल है तो आप करें, ऐसा व्यक्ति नॉर्मल करेगा, विदाउट डायबिटीज है। अगर 6.1 से 7 है तो ये कहीं ना कहीं टारगेट रेंज है डायबिटीज के लिए। अगर अगर 7 के ऊपर तो कहीं ना कहीं उसको, ये अपने आप पे पुअर कंट्रोल है, खान पान पे भी कंट्रोल नहीं कर, पूरी तरह से डायबिटिक मेलाइटिस में पहुंच चुका है। तो अब इसके लिए देना क्या? क्या मैं सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? टाइप 1, टाइप 2 क्यों वेट लॉस होता है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के डिस्टरबेंस के कारण ही डायबिटिक मेलाइटिस होता है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट के पास जाएंगे तो सबसे पहले उसका खान पान पूछेंगे और उसको जागरूक करेंगे कि लो जीआई और हाई जीआई के बारे में। कि कुछ भी खाने से पहले आप क्या करेंगे, गूगल में डाल के आप चेक कर लेंगे। आप मीटिंग क्लोज होने के बाद आप हर चीज का चेक करिएगा कि चने का जीआई कितना है, आटे का जीआई कितना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं कि इस दौरान व्यक्ति को मल्टीग्रेन आटा भी खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या कि जितना भी मार्केट का जो भी हम लोग गेहूं से पिसा आटा खाते हैं तो उस देखेंगे कि गेहूं की जो ऊपर की परत होती है, जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं, उसको पूरी तरह से हटा देते हैं। तो उसका फाइबर आउट होने के कारण वो प्लेन हो गया, और प्लेन होने के कारण होगा कि उसका जीआई हाई लेवल का होगा। और फल जो मीठे होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो फल फ्रूट होते हैं मीठे होते हैं मगर फिर भी वो इतना नुकसान नहीं करते। उसका कारण क्या है कि उसमें फाइबर होता है। और फाइबर है अगर किसी भी फ्रूट्स में जो मीठे हैं, तो वो क्या करता है, धीरे 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 ब्लड में शुगर लेवल घोलता है। तो आप पेशेंट को पूरी तरह से जागरूक कर देंगे और उसका एक चार्ट बना देंगे कि आपको लो जीआई खाना ही खाना है। अगर आटा भी करना है तो आप मल्टीग्रेन कर लेना है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि मोटा जो अनाज होता है उसमें वो जितना भी होता है वो लो जीआई होता है। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, मोस्टली मोटा अनाज खाते थे, जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो क्या यहां तक सभी को क्लियर है? टाइप 1, टाइप 2, हाई जीआई और लो जीआई, ये आपने अगर समझ लिया इन 3 चीजों को, तो आप बता रहे डायबिटीज में आप लोग महारत हासिल कर लेंगे। किसी पेशेंट को भी आप आसानी से अपना प्रोडक्ट देके उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए देना क्या है। तो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंसुलिन कम निकलने से, यानी बीटा सेल्स के ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम बात करें कि जितना भी मैंने ट्रेनिंग दी है सेल से संबंधित डिसीज का, या हमारे सेल पे काम करने वाले जितनी भी चीजें हैं, अगर उनको हम लोग लगा दें अपने डायबिटिक किट के साथ, तो रिजल्ट बहुत शानदार हो जाता है। तो हमारे आप सभी लोग को पता होगा कि ब्राइट फ्यूचर के पास एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। जितना भी आप लोगों ने आयुर्वेद में सुना होगा, जो डायबिटिक पेशेंट में काम करता है या डायबिटीज को कंट्रोल करता है, वो सारी चीजें इस ओरिका डायबिटिक पाउडर और डाइलियप सिरप के अंदर इंक्लूडेड है। अगर टोटल काउंट करें दोनों का मिला के, तो 47 कंटेंट इंक्लूडेड है इन दोनों चूरन और सिरप के अंदर। अब ये क्या करता है, ये बीटा सेल्स को प्रेरित करता है और पैंक्रियाज को लगातार इंसुलिन निकलवाने में मदद करता है। दूसरा, ये टाइप 1 और टाइप 2 को रोकने में सहायक है, और लगातार प्रयोग से शुगर शरीर में बराबर रखता है और किडनी को खराब नहीं होने देता है। अब इसके अंदर मिला क्या, तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आप आंवला, गुड़मार, हरितकी, बहेरा, कुटकी, चिरायता, गिलोय, गुड़मार। अब जैसे बहुत सारे लोग गांव के हैं तो क्या करते, गुड़मार की पत्तियों को इंटेक करते हैं। इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, जबकि इसका टेस्ट आपको कड़वा ही लगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी नीम मिला हुआ है।
जैसे गुड़मार की अगर बात करें तो गुड़मार का, इसका नाम को अगर हम लोग दो थोड़े संधि विच्छेद करें तो गुड़ और मार यानी मीठे को मारना। और करेला क्या करता है, करेला ये नेचुरल इंसुलिन कहलाता है, और ये हाइपोग्लाइसीमिक तत्व तत्व होता है इसके अंदर। तो क्या करता है ये हाइपोग्लाइसीमिक का मतलब ब्लड में शुगर लेवल को ये कम करता है। मेथी दाना क्या करता है, ग्लैक्टोमैनन मेथी के बीज में पाया जाने वाला प्राकृतिक कंपाउंड है, या पाचन और कार्बोहाइड्रेट अवशोषण की दर को कम करने में मदद करता है। जामुन क्या करता है, ये आपके शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को रेगुलेट करने और उसमें सुधार करने में फायदेमंद होता है। आंवला क्या करता है, ये आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कंट्रोल करने में मदद करता है। आंवले में क्रोमियम होता है जो इंसुलिन संवेदना में सुधार करने में मदद करता है। विजया से यार क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी कम करता है, लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड को भी लेवल को कंट्रोल करता है, और बार बार जो पेशाब आना, अंगों की इन्फ्लामेशन और अधिक खाना खाने में सुधार करता है, ये हमारा विजया था। गुड़मार क्या करता है, चीनी को खत्म करने वाला गुड़मार का प्रचलित नाम है। इसमें फ्लेनोवेल्स नामक कंपाउंड होते हैं जो डायबिटीज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब ये तो हमारा जो है कि डायबिटिक के लिए हमारा चूर्ण और सिरप। साथ में इसमें आस्था जेल्थिंग अगर इंक्लूड कर दें, साथ में इसमें बेरी जूस लगा दे या स्टेम सेल लगा दे, तो आप देखेंगे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और अगर ब्रेसलेट दे देते तो और भी बढ़िया वर्क होना शुरू हो जाता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब इसकी मात्रा कैसे लेनी है वो भी मैं बता देता हूं। चूर्ण को क्या करना, सुबह उठ के 1 चम्मच यानी 5 ग्राम तक अपने जबान पर रख लेना है खाली पेट, और जब ये सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए तब आपको पानी पी लेना है। या और बेहतर रिजल्ट चाहे तो रात में क्या कर दीजिए, इसको एक कप में 1 चम्मच डाल के भिगो दीजिए, और सुबह उठ के चम्मच से घुमा के उस पानी को आप पूरा पी जाइए। और सिरप को क्या करना है, 10 मिनट बाद सिरप को भी इंटेक कर लेना, और इसको लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं खाना है। तो यहां तक रही दोस्तों डायबिटीज की हमारी पूरी ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब में पहुंच जाएगा, वहां से आप इस ट्रेनिंग को बार बार लीजिएगा। क्योंकि मुझे भी कभी कभी, मैं ट्रेनिंग बनाया भी हूं लेकिन फिर भी मुझे देखने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज पे ऑलरेडी मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, कई सारी किताबें भी पढ़ रहा हूँ, और आने वाले समय में डायबिटीज मुक्त भारत का एक हम लोग मुहिम भी छेड़ेंगे। उस पर आप सभी लोगों को जागरूक होना है, सभी लोगों को नॉलेज नॉलेज सीएमडी भी दे सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर का आप मोस्टली बहुत सारा प्रोडक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे गैनोडर्मा दे दीजिए, एलिक्सिर दे दीजिए, वो सारी चीजें इसमें फायदा करेंगी, कोई भी नुकसान नहीं है। डेयरी जूस भी दे दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में जो मैंने बताया, पेशेंट का ये जरूर ध्यान दीजिएगा, लो जीआई और हाई जीआई। तो आप मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अपना चेक